नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप पहल हरियाणा स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर आज आपके सामने आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में। देशबंधु चित्तरंजन दास के लिए। ठीक है, इनको देशबंधु क्यों बोला जाता है वो सब बात करेंगे। क्या किया इन्होंने, आजकल क्यों इनको याद किया जा रहा है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि आप 1870 से 1925 के बीच में रहे हैं। रिसेंटली इनको याद किया गया, इनको पुष्पांजलि अर्पित की गई थी हमारे जो है संसद भवन में। तो एक एक करके हम बात करने वाले हैं कि इन्होंने क्या किया है। तो रिसेंटली लोकसभा स्पीकर जो ओम बिरला है वो उन्होंने ट्रिब्यूट किया है देशबंधु चित्तरंजन दास को। ठीक है, और सेंट्रल हॉल में, ठीक है, वहाँ पर। और ये बात का कब की बात कर रहे हैं, 5 नवंबर 2024 की। ठीक है, तो इनका जन्मदिन था उस दिन। तो इस दिन उनको याद करने की बात आती है तो इनको याद किया जा रहा था वर्तमान में। और नई संसद भवन की जब बात करेंगे तो वहाँ पर जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो वहाँ पर कौन थे, ओम बिरला जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं। क्या कौन थे ये देशबंधु चित्तरंजन दास, इनके बारे में बहुत जल्दी संक्षिप्त में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तो ये आता है देशबंधु चित्तरंजन दास जी के बारे में जब हम बात करें तो इनका जो नाम लिया जाता है वो प्रसिद्ध भारतीय नेता रहे हैं, राजनीतिज्ञ रहे हैं, बहुत फेमस वकील रहे हैं, बहुत फेमस लोगों का इन्होंने जो है केस लड़ा है। और उस केस लड़ने की बात आती है तो उसमें इन्होंने मतलब अच्छा फेवर किया है जिसके कारण उनको फेमस माना जाता है। और पैसा भी नहीं लिया, पत्रकार भी के रूप में भी इनका नाम लिया जाता है। और कवि तो थे ही, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं इनके द्वारा की गई हैं अपने समय में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों में भी महात्मा गांधी जी के साथ बढ़ चढ़ के भाग लिया, चाहे मैं असहयोग आंदोलन की बात करूं, ठीक है, या फिर मैं बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन को, उन्होंने स्वदेशी को ये पसंद करते थे। स्वराज पार्टी की स्थापना करने की बात आए, ठीक है, तो उसकी, या फिर आप बात करते हैं तो स्टार्टिंग में तो असहयोग आंदोलन को उन्होंने फेवर नहीं किया था लेकिन बाद में उनको फेवर किया। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लेने का काम किया है। चित्तरंजन दास का जन्म हुआ है 5 नवंबर 1870 को कोलकाता में, मतलब कलकत्ता से इनका संबंध माना जाता है। लेकिन पूरा जो मूलतः पूरा परिवार आपको ढाका विक्रमपुर में प्रसिद्ध परिवार माना जाता है। चित्तरंजन दास के पिता है वो भूमन मोहन दास, कलकत्ता में उच्च न्यायालय में जाने माने वकीलों में से एक माने जाते हैं। यही चल करके इन्होंने फिर आगे जाकर के आपको पता होगा इन्होंने वकालत किया है। लेकिन ये बंगाल में कविता भी करते थे और उनका परिवार जो है वकीलों का परिवार माना जाता था। ये गए तो थे, जब हम बात करें इंग्लैंड गए 1890 में BA पास करने के बाद चित्तरंजन दास ICS परीक्षा देने के लिए गए, लेकिन इंग्लैंड गए, लेकिन वहाँ पर वो सक्सेस उनको नहीं मिली। क्योंकि आपको पता होगा ICS की जो परीक्षा होती थी सिविल सर्विसेज की, वो यहाँ पर नहीं होती थी, उसको देने के लिए लंदन जाना पड़ता था। यदि आप लंदन जाएंगे तो वहाँ पर परीक्षा दे पाएंगे, लेकिन वहाँ पर ये सक्सेस नहीं मिली। तो 1892 में वो वहाँ से बैरिस्टर होकर के लौटे, मतलब वकालत की डिग्री जो है लेकर के वो लौटे यहाँ। और वो यहाँ पर लौटे हैं तो उसके बाद यहाँ उन्होंने 1906 में कांग्रेस को में शामिल हुए और फिर उन्होंने मामला उठाया और 1909 में अलीपुर मामले में शामिल होने के आरोपी अरबिंदो घोष का सफलतापूर्वक बचाव किया। अरबिंदो घोष की जब बात करेंगे तो ये अरबिंदो घोष हैं, इनका सफलतापूर्वक बचाव करने का काम इनके किया। और यहाँ से वो एज ए वकील बहुत फेमस रहे। मतलब स्टार्टिंग में जब 1892 में जो यहाँ पर आते हैं तो 1894 में इन्होंने वकालत छोड़ दी थी। 2 साल ही इनका अच्छा गया नहीं, आते ही कलकत्ता हाईकोर्ट में अपने पिताजी की तरह कलकत्ता हाईकोर्ट में वकालत करने लगे। लेकिन 2 साल में ये जो है वो इनको लगा कि कुछ होने वाला नहीं है। वकालत में इनकी कुशलता का परिचय लोगों को सर्वप्रथम वंदे भारत के संपादक अरबिंदो घोष 1908 में चलाए गए राजद्रोह के मुकदमे में मिला था। मानसिकता जो है, जब हम बात करेंगे बाघ षड्यंत्र के मुकदमे में जो कलकत्ता हाईकोर्ट में था, उनकी धाक जमा दी। उनके कारण समस्त भारतवर्ष में राष्ट्रीय वकील के नाम से इनकी जो ख्याति हुई, इनको राष्ट्रीय वकील बोला जाने लगा। ठीक है, जब हम बात करते हैं किसके बारे में, 1906 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। 1917 में उन्होंने बंगाल में प्रांतीय राजकीय परिषद के अध्यक्ष भी हुए। 1917 में कलकत्ता कांग्रेस के अध्यक्ष का पद श्रीमती एनी बेसेंट को दिलाने में उनकी प्रमुख भूमिका थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, एनी बेसेंट पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में आप सरोजिनी नायडू का नाम लेते हैं। उनकी उग्र नीति के सहन न होने के कारण इसी साल सुरेंद्रनाथ बनर्जी और उनके दल ने, अन्य लोगों ने कांग्रेस को छोड़ करके चले गए और अलग से एक प्राकृतिक परिषद का निर्माण इन्होंने किया। जब हम बात करें 1918 में कांग्रेस में श्रीमती एनी बेसेंट के विरोध के बावजूद प्रांतीय स्थानिक शासन का प्रस्ताव इन्होंने मंजूर करा लिया और रोल टैक्स का भी जमकर इन्होंने विरोध किया। इन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह का समर्थन किया, लेकिन कलकत्ता में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उन्होंने असहयोग आंदोलन का भी विरोध करने का काम किया। वो एक अलग बात है कि नागपुर अधिवेशन में उन्होंने असहयोग के प्रस्ताव का विरोध किया था। वो 250 प्रतिनिधियों का दल जो है वो अपने साथ प्रस्ताव का विरोध करने के लिए लेके गए, लेकिन बाद में इन्होंने स्वयं ने ही तो इस प्रस्ताव को मान लिया। मतलब 250 लोगों को ये विरोध करने के लिए लेके गए थे कि हमें इसका विरोध करना है। ठीक है, लेकिन बाद में इन्होंने मान लिया इसको। कांग्रेस के निर्णय के अनुसार कलकत्ता जो है
उन्होंने वकालत छोड़ दी और उनकी सारी संपत्ति उन्होंने मेडिकल कॉलेज और स्त्रियों के अस्पताल को डेरा ली। उनके इस महान त्याग के लिए उनको देशबंधु कहा जाता है। तो बोलेंगे देशबंधु चित्तरंजन दास, इनको देशबंधु क्यों कहा जाता है? कि इन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो है दान में दे दी। किसको दान में दे दी? मेडिकल कॉलेज को और स्त्रियों को, जो अस्पताल है उनको। तो इसलिए उनको देशबंधु के नाम से वो फेमस हुए। बाद में असहयोग आंदोलन में जिन विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़े उनके लिए इन्होंने एक राष्ट्रीय विद्यालय बनाया, ठीक है। और वहाँ आसाम की चाय के बागानों के मजदूरों की स्थिति में जो है कुछ समय तक इनका ध्यान आकर्षित रखा, मतलब उनके लिए इन्होंने काम किया। 1921 में जब कांग्रेस में असहयोग आंदोलन के लिए 10 लाख जो है उन्होंने स्वयं सेवक मांगे थे, उनकी पूर्ति के लिए उन्होंने प्रयत्न किया और खादी विक्रय आदि कांग्रेस के कार्यक्रम को संपन्न जो करना जो है इन्होंने आरंभ कर दिया। बाद में जब हम यहाँ की बात करेंगे तो आंदोलन के मजबूत होते देख करके ब्रिटिश सरकार ने इन्हें अवैध करार दिया और ये पकड़े गए और इनको सजा हुई। 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस के ये अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन वो जिस टाइम पर जेल में थे तो उनके प्रतिनिधि के रूप में हकीम अजमल खां को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ये अलग बात है कि बाद में और फिर उसकी अध्यक्षता भाषण किसने दिया था? सरोजिनी नायडू ने। लेकिन जो है अध्यक्ष कौन बने थे उसमें? हकीम अजमल खां, 1921 में जब वो जेल में थे। लेकिन 1922 में 1922 में फिर दोबारा से 1922 में फिर आते हैं जेल से बाहर। तो ये क्या इस कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं बने, लेकिन जब हम कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, लेकिन इनका यह प्रस्ताव वहाँ स्वीकार न हो सका, अतः उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और स्वराज दल की स्थापना की। कांग्रेस को उनकी नीति माननी पड़ी और उनका काउंसिल प्रवेश का प्रस्ताव सितंबर 1923 में दिल्ली में वो कांग्रेस के अतिरिक्त अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता मौलाना जो है अबुल कलाम आजाद ने करी थी, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र में जो है उसकी अध्यक्षता करने के लिए जाने जाते हैं। जब हम अतिरिक्त अधिवेशन की जब हम बात करेंगे तो फिर आता है आंदोलन की मजबूत होते देख करके जब हम बात करेंगे तो ये हमने जो कर लिया है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्रस्ताव के अनुसार ये काउंसिल में घुसे। इनका दल बंगाल काउंसिल में निर्विरोध चुना गया। उन्होंने मंत्रिमंडल बनाना स्वीकार किया। मंत्रियों के वेतनों की मान्यता देना नामंजूर कर मांटेगे सुधारों की दुर्गति कर डाली, मतलब उस सुधार को नहीं माना। 24-25 में उन्होंने कलकत्ता नगर महापालिका में अपने पक्ष में के काफ़ी लोगों को जो है उसमें घुसाया और स्वयं मेयर बन गए। इन दिनों कांग्रेस उनके स्वराज दल का पर पूरा कब्जा था। ये स्वयं उसके कार्यकर्ता दर्ता थे। पटना के अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस के सदस्यता के लिए जो है सूत काटने के अनिवार्य शर्त को भी उन्होंने ऐच्छिक करार दिया कि भाई आपकी इच्छा है, यदि आप चाहते हैं तो ठीक है, नहीं चाहते हैं तो कोई मर्जी नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है आप किसी के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद 1924 में बंगाल की प्रांतीय परिषद में गोपीनाथ शाह के त्याग की प्रशंसा की और अभिनंदन का प्रस्ताव स्वीकार किया और उन्होंने उसे मान्यता दिलाई। 1925 में उपरोक्त सरकारी विज्ञप्ति की मुख्य धाराएं जो है बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल की में सम्मिलित की गई। स्वराज दल ने बिल अस्वीकार कर दिया और किंतु सरकार ने अपने विशेष अधिकार से कानून पास करा लिया। उसके बाद इन्होंने राजनीतिक शास्त्र के रूप में हिंसा का प्रयोग करने की कटु आलोचना करी है और 1925 में 1925 में इनका देहावसान हो गया है। इनकी जब हम बात करेंगे तो इन्होंने उनके और भी पहलू थे इनके व्यक्तित्व के। उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ तो इनको माना जाता है, नेता तो माना ही जाता है, लेकिन बंगला भाषा के अच्छे कवि के रूप में भी इनका नाम लिया जाता है। जब बंगाल की जनता इनके कवि रूप का बहुत आदर करती थी और इनके समय में बंग साहित्य में आंदोलनों में इसका प्रमुख जो है हाथ माना जाता है। इनकी रचनाओं की जब हम बात करेंगे तो जिसमें आप संगीत, सागर संगीत है, अंतर्यामी है, किशोर किशोरी है, ये इनके काव्य ग्रंथ हैं। सागर संगीत की इन्होंने और तथा अरविंद घोष ने मिलकर के अंग्रेजी में सांगद आवद सी नाम से एक अनुवाद भी किया था और उनको प्रकाशित भी करने में इनका योगदान माना जाता है। इस तरीके से 1906 में प्रारंभ हुए वंदे भारत में अंग्रेजी समाचार पत्र मंडल और संपादक मंडल दोनों के ये प्रमुख सदस्य थे। बंगाल स्वराज दल का मुख्य पत्र था फॉरवर्ड, तो इन्होंने ही इन्हीं की प्रेरणा से ही जो और की जिम्मेदारी पर निकलता था और निकलता चला गया था। तो इस तरीके से आप चित्तरंजन दास जी के बारे में हमें पता होना चाहिए, जिनको हमने अभी हाल ही में 5 नवंबर को याद किया और हमारे संसद भवन में पुष्पांजलि अर्पित की गई उनके जन्मदिन के अवसर पर, ठीक है। तो डेफिनेटली बहुत फेमस राजनीतिज्ञ, बहुत कवि, वकील के रूप में, राजनेता के रूप में इनको याद किया जाता है। और यदि आप चाहते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं हरियाणा PCS की, तो डेफिनेटली आप ये बैच ले सकते हो 13,749 रुपये में। आप स्टडी IQ ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जाकर के आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो ये ऑफर में आप PDK लाइव नाम से ये कूपन कोड यूज़ करिए और इसका फ़ायदा आप लेंगे। 2,749 रुपये का डिस्काउंट आपको मिलेगा, जिससे आप 10,999 रुपये में इसको आप ले सकते हैं।
इसकी शुरुआत फाउंडेशन बैच की शुरुआत 4 तारीख से हुई थी, तो अभी जाकर के ले लीजिएगा फटाफट से, और ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। एग्जाम फॉर्म निकलने वाला है, ऑनलाइन कभी भी हो सकता है, नवंबर महीने के लास्ट या दिसंबर के स्टार्टिंग तक ऑनलाइन फॉर्म जो है भरने शुरू हो सकते हैं। तो अभी से तैयारी शुरू करो, लगातार लगे रहो, जुड़ो स्टडी IQ ऐप के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो। बहुत बहुत धन्यवाद।